नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। ये अनुवाद जो आप सुनने जा रहे हैं ये मैंने खुद किया है। अध्याय 28 एक शिकारी। मध्यांतर में वॉटकिंस ने खुद के लिए बियर ली। उसने कहा, इस नाटक ने तो लगभग मेरा काम तमाम कर दिया था। मैं अभी भी बुरी तरह कांप रहा हूं। शायद अब हमें उस कमीने को पकड़ लेना चाहिए। ये इंतजार मुझे परेशान कर रहा है। हैरी ने कंधे उचकाए। क्यों? वह कहीं नहीं जा रहा है और उसे किसी चीज पर संदेह नहीं है। अपनी योजना पर कायम रहना चाहिए। वॉटकिंस ने यह जांचने के लिए कि वह अभी भी लेबी के संपर्क में है या नहीं, सावधानी से वॉकी टॉकी का बटन दबाया, जो चीजों पर नजर रखने के लिए सभागार में पीछे रुक गया था। पुलिस की गाड़ी पहले से ही पिछले दरवाजे पर खड़ी थी। हैरी को ये स्वीकार करना पड़ा कि गिलेटिन वाले खेल की चालाकी प्रभावी थी, लेकिन वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि ऑटो ने लुई 16वें की जगह उस सुनहरे बालों वाली महिला को क्यों चुना जिसे किसी ने नहीं पहचाना होगा। शायद उसे हैरी पर भरोसा था कि वह मुफ्त टिकटों का उपयोग करेगा और उपस्थित होगा। क्या ये पुलिस के साथ खेलने का उसका तरीका था? हैरी जानता था कि जैसे जैसे समय बिना गिरफ्तारी के बीतता है, सीरियल किलर का आत्मविश्वास बढ़ना असामान्य नहीं है। या वह मदद के लिए अनुरोध कर रहा था कि कोई उसे रोक ले। और निस्संदेह एक तीसरी संभावना भी थी। उन्होंने बहुत ही सरलता से खेल को संशोधित कर दिया था। 1 घंटी बजी। फिर शुरू, वॉटकिंस ने कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम कोई और नहीं मारा जाएगा। दूसरे एक्ट में किसी तरह ऑटो एक शिकारी के वेश में दिखाई दिया और हाथ में पिस्तौल लेकर मंच पर रेंगते हुए पेड़ों की ओर देखने लगा, जो पहियों पर लुढ़का के स्टेज पर लाए गए थे। पत्तों से कुछ पक्षियों की आवाज आ रही थी, जिसकी ऑटो ने नकल करने की कोशिश की जब उसने शाखाओं पर निशाना साधा। बंदूक की आवाज आई, धुएं का एक छोटा सा गुबार उठा और कोई काली चीज जोर से मंच पर गिरी। शिकारी दौड़कर आया और आश्चर्यचकित होकर उसने एक काली बिल्ली को उठा लिया। ऑटो नतमस्तक हुआ और इधर उधर बजती तालियों के बीच मंच से चला गया। ये वाला समझ नहीं आया, वॉटकिंस फुसफुसाया। यदि हैरी तनावग्रस्त न होता तो शायद उसने खेल की सराहना की होती। हालांकि जैसा भी था, वह मंच पर होने वाले कार्यक्रमों से अधिक अपनी घड़ी पर नजर जमाए हुए था। इसके अलावा कई खेलों में अधिक स्थानीय राजनीतिक व्यंग्य था जो उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, लेकिन दर्शकों ने उसकी बहुत सराहना की। अंत में संगीत बजा, बत्तियां जली और सभी कलाकार मंच पर उपस्थित हुए। हैरी और वॉटकिंस ने उन लोगों की कतार से माफी मांगी जिन्हें उन्हें बाहर जाने के लिए खड़ा होना पड़ा, और मंच के किनारे वाले दरवाजे की ओर तेजी से चला। जैसा कि तय था, वह खुला हुआ था और वे एक गलियारे में चले गए जो पीछे से अर्धवृत्त आकार का था। सबसे दूर के छोर पर उन्हें दरवाजा मिला जिस पे ऑटो रेख्तनागेल विदूषक लिखा था, और वो वहां इंतजार करने लगे। सभागार से संगीत और पैरों की जमीन पर मारने की आवाजों से दीवारें हिल रही थीं। तभी वॉटकिंस के वॉकी टॉकी से एक हल्की सी आवाज आई। उसने उसे उठाया। अभी से ही? उसने कहा। संगीत अभी भी बज रहा है। ओवर। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या? फिर से कहना। ओवर। हैरी को पता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम जहां हो वहीं रहो और मंच के दरवाजे पर नजर रखो। ओवर एंड आउट। वॉटकिंस ने वॉकी टॉकी को वापस अपनी अंदर की जेब में डाला और बंदूक अपने कंधे के खोल से निकाल ली। लेबी रेख्तनागेल को मंच पर नहीं देख सकता। शायद वह उसे पहचान न सका हो। वे काफी मेकअप लगाते हैं जब वे कमबख्त मंच पर नहीं है। उसने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के हैंडल को खींचते हुए दोहराया, लेकिन वह बंद था। धत्तेरे की,
मैं महसूस कर सकता था कि ये सही नहीं है। लानत है। गलियारा संकरा था, इसलिए वॉटकिंस ने अपनी पीठ दीवार से सटा दी और दरवाजे के ताले पर लात मारी। 3 लातों के बाद वो किरचें बिखेरता खुल गया। वे सफेद भाप से भरे एक खाली ड्रेसिंग रूम में घुस गए। फर्श गीला था। पानी और भाप बाथरूम की ओर जाने वाले आधे खुले दरवाजे से आ रहे थे। वे दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे। हैरी ने भी अपनी बंदूक निकाल ली थी और सुरक्षा कैच ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रख्तनागेल! वॉटकिंस चिल्लाया। रख्तनागेल! कोई जवाब नहीं। मुझे ये पसंद नहीं है, वह दबी सांस में गुर्राते हुए बोला। हैरी ने टीवी पर बहुत सारे जासूसी कार्यक्रम देखे थे और उसे भी ये पसंद नहीं आया। बहते पानी और चिल्ला के पुकारे गए नाम का जवाब न मिलना आने वाले दृश्य के अच्छे होने के लक्षण नहीं थे। वॉटकिंस ने अपनी तर्जनी से हैरी की ओर और अंगूठे से शावर की ओर इशारा किया। हैरी को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी मध्यमा उंगली से वापस संकेत दे, लेकिन उसने स्वीकार किया कि अब उसकी बारी है। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। गर्म भाप स्नान में 2 कदम चला और 1 सेकंड में तरबतर हो गया। उसके सामने उसे एक पर्दा दिखाई दिया। उसने अपनी बंदूक की नाल से उसे एक तरफ धकेल दिया। कुछ नहीं। पानी बंद करते समय उसकी बांह जल गई और उसने नॉर्वेजियन भाषा में जोर से गाली दी। उसके भीगे जूते चूं चूं की आवाज करने लगे जब वह थोड़ी बेहतर स्थिति में आकर छंटते धुएं में से बेहतर तरीके से देखने लगा। यहाँ कुछ नहीं, वह चिल्लाया। फिर वहां इतना ज्यादा पानी क्यों है? वहां कुछ है जो नाली को बंद किए हुए है। 1 मिनट। हैरी ने अपना हाथ पानी में डाल दिया जहां से उसे लगा कि नाली बंद हो सकती है। उसने इधर उधर टटोला, लेकिन तभी उसकी उंगलियां नाली में किसी नरम और चिकनी चीज से टकराईं जिसने नाली को बंद कर रखा था। उसने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उसके गले में उबकाई उठी। वह निकल गया और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिस भाप से वो सांसें भर रहा था उससे उसका दम घुट रहा था। क्या चल रहा है? वॉटकिंस ने पूछा। वह दरवाजे पर खड़ा था और हैरी को शावर में झुके हुए देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं शर्त हार गया हूं और मुझे ऑटो रख्तनागेल को $100 देने हैं, हैरी ने धीरे से कहा। कम से कम जितना भी उसका शरीर बचा हुआ है उसे। बाद में सेंट जॉर्ज थिएटर में जो कुछ हुआ था वह हैरी ने एक धुंधलके के रूप में याद किया, जैसे कि ऑटो के शावर की भाप सब ओर फैल गई थी। गलियारे में जहां उसने प्रॉप्स रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे केयरटेकर की रूपरेखा को धुंधला कर दिया था। की होल के माध्यम से जब वे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो लगा पूरे कमरे में लाल रंग का पारदर्शी पर्दा लगा है और देखा कि गिलेटिन से खून टपक रहा है। कान की नालियों में जहां इसने चीखों की आवाज को अजीब तरह से मौन और अस्पष्ट बना दिया क्योंकि वे दूसरों को अंदर आने से रोकने में असमर्थ थे। कलाकारों ने प्रवेश किया और ऑटो रख्तनागेल को पूरे कमरे में बिखरा हुआ देखा। उसके हाथ पैर किसी गुड़िया के हाथ पैर की तरह कोनों में लटके हुए थे। दीवारों और फर्श पर असली चिपचिपा खून बिखरा हुआ था जो कुछ ही समय में जम जाएगा और काला हो जाएगा। गिलेटिन ब्लॉक पर एक बिना हाथ पैर का धड़ पड़ा हुआ था, मांस और खून वाला और चौड़ी खुली आंखें, एक जोकर की नाक और मुंह और लिपस्टिक से सने हुए गाल। भाप हैरी की त्वचा, मुंह और तालू से चिपक गई थी। मानो धीमी गति से उसने लेबी को धुंध से निकलते देखा। पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, एंड्रू अस्पताल से भाग निकला है। अध्याय 29। बरगिता निर्वस्त्र होती है। किसी ने पंखे में तेल डाला होगा। वह बिना आवाज के खुशी से चल रहा था।
कार में अधिकारियों ने जिस एकमात्र व्यक्ति को पिछले दरवाजे से बाहर आते देखा था, वह काले जल्लाद के रूप में था। क्या ये सही है? मैककॉर्मिक ने सभी को अपने कार्यालय में बुलाया था। वॉटकिंस ने सिर हिलाया। ऐसा ही है सर। हमें जानने के लिए इंतजार करना होगा कि कलाकारों और देखभाल करने वालों ने क्या देखा। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। या तो हत्यारा सभागार में पहले से मौजूद था और खुले मंच के दरवाजे से अंदर आया था, या पुलिस की गाड़ी के पहुंचने से पहले वह पिछले दरवाजे से दाखिल हो चुका था। उसने आह भरी। चौकीदार का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पिछला दरवाजा बंद कर दिया गया था, इसलिए उस स्थिति में हत्यारे के पास या तो कोई चाबी रही होगी, या किसी ने अंदर आने दिया गया होगा, या वह कलाकारों के साथ अंदर घुस आया होगा और फिर कहीं छिप गया होगा। फिर उसने बिल्ली वाले खेल के बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया होगा, जब ऑटो आखिरी खेल के लिए तैयार हो रहा होगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि उसने शायद उसे नशीला पदार्थ दिया होगा, या तो ड्रेसिंग रूम में या बाद में प्रॉप्स रूम में। फोरेंसिक के लोगों को डाइइथाइल ईथर के सुराग मिले हैं। जो भी हो, वह व्यक्ति वास्तव में एक कठोर हृदय वाला कमीना होगा। उसे काटने के बाद वह कटे हुए यौन अंगों को ले जाता है, ड्रेसिंग रूम में लौटता है और नल चालू कर देता है, ताकि जो कोई भी उसे बुलाने के लिए आए उसे पानी की आवाज सुनाई दे और वह सोचे कि ऑटो स्नान कर रहा है। मैककॉर्मिक ने अपना गला साफ किया। इस गिलोटिन के बारे में क्या? किसी आदमी को मारने के और भी सरल तरीके हैं? जी सर, मुझे लगता है कि गिलोटिन के बारे में उसी वक्त सूझा होगा। उसे शायद ही पता था कि इंटरवल में इसे प्रॉप्स रूम में ले जाया जाएगा। एक बहुत बहुत कमीना आदमी, लेबी ने अपने नाखूनों से कहा। दरवाजों के बारे में क्या? वे सब बंद थे, है ना? वे प्रॉप्स रूम में कैसे पहुंचे? हैरी ने कहा, मैंने चौकीदार से बात की थी। मंडली के नेता के रूप में ऑटो के कमरे में चाबियों का एक गुच्छा था, वो गायब है। और इसके बारे में क्या? शैतान की पोशाक? वह गिलोटिन के बगल वाले संदूक में था, नकली सिर और विक के साथ सर। हत्यारे ने हत्या के बाद इसे पहन लिया होगा और छद्मवेश के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। बहुत चालाक, और शायद ही उसने इसकी पहले से योजना बनाई होगी। मैककॉर्मिक ने अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया। वो क्या था योंग? जब बाकी लोग बात कर रहे थे तब योंग कंप्यूटर पर था। उसने कहा, कुछ देर के लिए काले कपड़ों वाले शैतान को भूल जाएं। तर्क हमें बताता है कि हत्यारा मंडली में से ही कोई है। वॉटकिंस ने जोर से नाक से कोई आवाज निकाली। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, योंग ने कहा। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो शो के बारे में सब जानता हो। इसलिए वह जानता था कि बिल्ली के खेल के बाद ऑटो के पास करने के लिए और कुछ नहीं होगा, और इसलिए लगभग 20 मिनट बाद समापन तक मंच पर उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मंडली के किसी सदस्य को चुपके से अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे संदेह है कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना किसी के देखे इस तरह कामयाब हो सकता होगा। अगर उसने स्टेज के साथ वाले दरवाजे का इस्तेमाल किया होता तो कम से कम आप में से किसी एक का ध्यान उस पर गया होता। बाकी लोग केवल सिर हिला सकते थे। वैसे भी मैंने जांच की है और पाया है कि मंडली के 3 अन्य सदस्य भी हैं जो ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलिंग शो पार्क में हैं। इसका मतलब ये है कि इस शाम को 3 अन्य लोग भी थे जो प्रासंगिक तिथियों पर अपराध स्थल पर हो सकते थे। शायद ऑटो बस एक मासूम था जो बहुत कुछ जानता था। हमें वहां देखना चाहिए जहां हमें कुछ पाने की संभावना हो। मेरा सुझाव है कि हम मंडली के साथ शुरुआत करें, बजाय किसी प्रेत के, वैसे भी जो शायद अब तक बहुत दूर निकल चुका होगा। वॉटकिंस ने ना में सिर हिलाया। हम स्पष्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक अज्ञात व्यक्ति जो अपराध स्थल से हत्या के हथियार के पास रखी पोशाक पहनकर निकलता है, ये असंभव है कि उसका हत्या से कोई लेना देना ना हो। हैरी सहमत हुआ। मुझे लगता है कि हम मंडली के अन्य कलाकारों को भूल सकते हैं। सबसे पहले
इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया है कि ऑटो ही ने उन सभी लड़कियों का बलात्कार कर उन्हें मार डाला होगा। किसी के पास सीरियल किलर को मारने के लिए कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी तरह से उसमें शामिल हो सकता है। शायद वह जानता हो कि ऑटो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और वह अपराध स्वीकार करने और इसके परिणाम स्वरूप खुद घसीटे जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। दूसरा, ये निश्चित नहीं है कि हत्यारे को पहले से पता था कि उसके पास कितना समय है। हो सकता है कि उसने ऑटो को ये बताने के लिए मजबूर किया हो कि वह मंच पर अब कब आएगा। और तीसरा, अपनी भावनाओं की सुनो। उसने अपनी आंखें बंद की। आप इसे महसूस कर सकते हैं, है ना? चमगादड़ की पोशाक वाला ही हमारा आदमी है, नाराहदान। क्या? वॉटकिंस ने कहा। मैककॉर्मैक हंसा। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे नॉर्वीजियन मित्र ने हमारे अपने जासूस केंसिंगटन की खाली जगह को भर दिया है। नाराहदान, योंग ने दोहराया। मृत्यु का आदिवासी प्रतीक, चमगादड़। कुछ और भी है जो मुझे चिंतित करता है, मैककॉर्मैक ने आगे कहा। वह व्यक्ति बिना ध्यान आकर्षित किए पिछले दरवाजे से बाहर निकल सकता है, जो सिडनी की सबसे व्यस्त सड़कों से सिर्फ 10 कदम दूर है, जहां वह निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड में गायब हो सकता है। फिर भी वह ऐसी पोशाक पहनने में समय लगाता है जो ध्यान आकर्षित करेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास उसकी कोई पहचान नहीं है। लगभग ये एहसास होता है कि वह जानता था कि पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर नजर रखने के लिए थी, और यदि हाँ, तो ये कैसे संभव है? मौन। वैसे केंसिंगटन अस्पताल में कैसा है? मैककॉर्मैक ने एक खांसी की गोली निकाली और चूसना शुरू कर दिया। कमरा खामोश था। पंखा बिना आवाज के चल रहा था। वो अब वहां नहीं है, लेबी ने विस्तार से कहा। हाँ, बड़े कम समय में ठीक हो गया, मैककॉर्मैक ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें जितनी जल्दी हो सके सभी उपलब्ध इकाइयों की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं, कटे हुए जोकर बलात्कार की शिकार लड़कियों की तुलना में अधिक सुर्खियां बटोरते हैं। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा है लड़कों, जो लोग सोचते हैं कि हमें समाचार पत्रों के बारे में कुछ ख्याल करने की जरूरत नहीं है, वे गलत हैं। इस देश में पहले भी अखबारों ने पुलिस प्रमुखों को बर्खास्त और नियुक्त करवाया है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि मैं अपने कानों से पकड़कर निकाल दिया जाऊं, आप जानते हैं कि क्या करना है। लेकिन पहले घर जाकर सो जाओ। हाँ हैरी? कुछ नहीं सर। ठीक है, गुड नाइट। चीजें अलग थीं। होटल में पर्दे नहीं पड़े थे और किंग्स क्रॉस में नियॉन रोशनी की चमक में बरगिता ने कपड़े उतारने शुरू किए। आधी खुली खिड़की से तीव्र रात्रि जीवन की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कार, मोटर बाइक, बैरल ऑर्गन, संगीत बजाने वाली जुआ मशीनें और स्पंदित डिस्को संगीत। और इन सब के नीचे मानव झिंगुरों की तरह तेज बातचीत की आवाज, आक्रोश भरी चीखें और जोरदार हंसी। हैरी ने पहले भी उसे देखा था, लेकिन आज शाम कुछ अलग था। वह इतनी सुंदर थी कि उसका गला रुंधने लगा। पहले उसे समझ में नहीं आया था कि बरगिता क्यों इतनी शर्मीली थी। जब तक वह कंबल के अंदर नहीं जाती थी, तब तक क्यों कपड़े पहने रहती थी, और जब वह बिस्तर से बाथरूम जाती तो क्यों खुद को तौलिए से लपेट लेती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उसके शरीर को लेकर शर्मिंदगी या शर्मिंदगी के बारे में नहीं था, बल्कि खुद के बारे में था। आज उसने हैरी को दिखाया कि वह उस पर भरोसा करती है। हैरी अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था, आंशिक रूप से क्योंकि उसे गर्व और खुशी थी कि ये सुदृढ़ खूबसूरत महिला उसे अपने विश्वास का सबूत दे रही थी, और आंशिक रूप से क्योंकि वह भयभीत था कि वह इसके योग्य नहीं था, लेकिन सबसे अधिक इसलिए
क्योंकि उसने महसूस किया कि वह जो कुछ भी सोचता और महसूस करता था वह सब बाहरी था। सब कुछ नियॉन चिन्ह की चमक में दिखाई देता था, लाल, फिर नीला और फिर हरा। वह स्वयं के साथ उसके आवरण को भी हटा रही थी। चलो, उसने अपनी इच्छा से अधिक मोटी आवाज में कहा और चादर को एक तरफ मोड़ दिया, लेकिन वह नहीं हिली। देखो, वह फुसफुसाई, ये देखो। अध्याय 30। चंगेज खां। सुबह के 8 बज रहे थे और चंगेज खां अभी भी सो रहा था जब नर्स ने हैरी को अस्पताल के एक बिस्तर वाले कमरे में जाने दिया। जैसे ही हैरी कुर्सी को घसीटकर बिस्तर के करीब ले गया, उसने अपनी आंखें खोलीं। मॉर्निंग, हैरी ने कहा। उम्मीद है नींद अच्छी आई होगी। क्या मैं तुम्हें याद हूं? मेज पर मुझे ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चंगेज खान कराह उठा। उसके सिर पर चौड़ी सफेद पट्टी बंधी हुई थी और वह तब से बहुत कम खतरनाक दिख रहा था जब वह क्रिकेट में हैरी के ऊपर झुका था। हैरी ने अपनी जेब से एक क्रिकेट गेंद निकाली। मैं अभी तुम्हारे वकील से बात करके आ रहा हूं। उसने कहा कि तुम मेरे सहकर्मी की रिपोर्ट नहीं करोगे। हैरी ने गेंद को अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में उछाला। ये कि तुम मेरी जान ही लेने वाले थे, मुझे इस बात से नाराजगी होती ये जान के कि जिसने मेरी जान बचाई तुम उसकी रिपोर्ट करते। लेकिन तुम्हारा ये वकील साफ तौर से सोचता है कि तुम्हारा केस बनता है। सबसे पहले वह कहता है कि तुमने मुझ पर हमला नहीं किया, तुमने मुझे सिर्फ अपने दोस्त के पास से दूर कर दिया जिस पर मैं गंभीर चोट पहुंचाने की फिराक में था। दूसरे, उनका दावा है कि यह संयोग था जिसने आपको इस क्रिकेट गेंद से मौत के बजाय सिर्फ एक टूटी खोपड़ी दे के बचने की मोहलत दी। उसने गेंद को हवा में फेंक दिया और उसे फिर से पीले योद्धा राजकुमार के चेहरे के सामने पकड़ लिया। और तुम जानते हो क्या? मैं सहमत हूं। एक गेंद 4 मीटर की दूरी से सीधे तुम्हारे चेहरे पर फेंकी जाती है। ये एक सरासर चमत्कार था कि तुम बच गए। तुम्हारे वकील ने घटना की सही जानकारी जानने के लिए आज दफ्तर में मुझे फोन किया। वह सोचता है कि तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए ठोस आधार है। कम से कम अगर तुम्हें ऐसी चोट लगी है जो लंबे समय तक असर करेगी। तुम्हारा वकील गिद्ध की उस नस्ल का है जो मुआवजे का 1/3 हिस्सा अपने लिए रखता है, लेकिन वो शायद ये तुमको बता चुका है ना? मैंने उससे पूछा कि वह तुमको मुकदमा करने के लिए मनाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ अभी तक। उसने कहा कि उसे लगता है ये सिर्फ कुछ समय की बात थी। तो अब मैं सोच रहा हूं, क्या ये सिर्फ कुछ समय की बात है चंगेज? चंगेज ने सावधानी से अपना सिर हिलाया। नहीं, प्लीज अब जाओ। एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई। लेकिन क्यों नहीं? तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? यदि तुम अपंग हो जाते हो तो इस तरह के मामले में बड़ी रकम मिलने की आशा है। याद रखो, तुम किसी गरीब, किसी एक व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर रहे हो, तुम राज्य पर मुकदमा कर रहे हो। मैंने जांच की है और देखा है कि तुम खुद का नाम साफ रखने में कामयाब रहे हो। तो कौन जानता है, एक ज्यूरी तुम्हारे दावे को बरकरार रख सकती है और तुमको करोड़पति बना सकती है। लेकिन तुम कोशिश भी नहीं करना चाहते। चंगेज ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सफेद पट्टी के नीचे अपनी तिरछी, दुख भरी आंखों से हैरी को देखता रहा। मैं इस अस्पताल में बैठे बैठे ऊब रहा हूं चंगेज, इसलिए मैं इसे संक्षेप ही रखूंगा। मुझ पर तुम्हारे हमले के परिणाम स्वरूप मेरी 2 पसलियां टूट गईं और एक फेफड़ा फट गया। चूंकि मैं वर्दी में नहीं था, आईडी नहीं दिखाई थी और पुलिस विभाग के मातहत काम नहीं कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अधिकारियों ने घोषणा की है कि कानूनी दृष्टिकोण से मैं एक निजी व्यक्ति के रूप में काम कर रहा था और सरकारी मुलाजिम के रूप में नहीं। दूसरे शब्दों में, मैं फैसला कर सकता हूं
कि मैं तुमको हिंसक हमले के लिए रिपोर्ट करूंगा या नहीं, जो हमें तुम्हारे अपेक्षाकृत साफ रिकॉर्ड पर लाता है। देखो, गंभीर शारीरिक चोट के लिए सशर्त सजा का मामला तुम्हारे सिर पर लटका हुआ है। क्या ये सही नहीं है? इसमें 6 महीने जोड़े तो हम 1 साल तक पहुंच जाएंगे। 1 साल? या तुम मुझे बता सकते हो? वह कान के पास गया जो चंगेज खान के पट्टीदार सिर से गुलाबी मशरूम की तरह निकला हुआ था और चिल्लाया, आखिर हो क्या रहा है? हैरी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। तो क्या कहते हो? अध्याय 31। एक मोटी औरत। मैकॉर्मैक हैरी की ओर पीठ करके खड़ा था। उसकी बाहें आपस में एक दूसरे पर थीं और उसका एक हाथ उसकी ठुड्डी थामे था, जबकि वह खिड़की से बाहर देख रहा था। घने कोहरे ने रंगों को खत्म कर दिया था और हलचल को रोक दिया था, जिससे शहर का दृश्य धुंधली, काली और सफेद तस्वीर जैसा लग रहा था। थपथपाहट की आवाज से सन्नाटा टूटा। अंततः हैरी को एहसास हुआ कि यह मैकॉर्मैक के नाखून उसके ऊपरी जबड़े के दांतों पर बज रहे थे। तो केंसिंगटन ऑटो रख्तनागल को जानता था और तुम इसके बारे में हमेशा से जानते थे। हैरी ने कंधे उचकाए। मुझे पता है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बताना तुम्हारी मर्जी थी कि एंड्रू केंसिंगटन किसे जानता था किसे नहीं। ठीक है, लेकिन अब केंसिंगटन कहीं भाग गया है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है और तुमको लगता है कि कोई गड़बड़ है? हैरी ने सिर हिलाकर उसकी पीठ को हामी भरी। मैकॉर्मैक ने उसे खिड़की के प्रतिबिंब में देखा। फिर वह हैरी से आमने सामने होने के लिए आधा घूम गया। तुम कुछ... उसने चक्कर पूरा किया और फिर अपनी पीठ उसकी ओर फेर दी। बेचैन लग रहे हो होली? क्या तुमको कुछ परेशान कर रहा है? क्या तुम मुझे कुछ और बताना चाहोगे? हैरी ने ना में सिर हिलाया। ऑटो रख्तनागल का फ्लैट सरी हिल्स में था, सटीक तौर पे ग्लीब में एल्बरी और इंगर होल्टर के कमरे के बीच की सड़क पर। जब वे पहुंचे तो सीढ़ियों पर एक पहाड़ सी महिला उनका रास्ता रोके खड़ी थी। मैंने कार देखी, क्या पुलिस वाले हैं? उसने ऊंची तीखी आवाज में पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जारी रखा। आप कुत्ते को खुद ही सुन सकते हैं, आज सुबह से ही ऐसा है। उन्होंने दरवाजे जिस पे ऑटो रख्तनागल लिखा था कि पीछे से कर्कश भौंकने की आवाज सुनी। मिस्टर रख्तनागल के बारे में ये दुखद है, बहुत दुखद, लेकिन अब आपको उनका कुत्ता लेना होगा। ये लगातार भौंकता जा रहा है और ये हम सभी को पागल कर रहा है। आपको यहाँ कुत्ते रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे हम मजबूर होंगे कि यानी आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। महिला ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई और 2 मोटी भुजाएं सामने की। एकदम पसीने और उसे ढकने के लिए इत्र की मिलीजुली गंध फैल गई। हैरी को वह बहुत बुरी लगी। कुत्तों को पता है, लेबी ने जंगले पर 2 उंगलियां चलाते हुए और अस्वीकृति के साथ अपनी तर्जनी की जांच करते हुए कहा। इस बात से आपका क्या मतलब है साहब? मोटी औरत ने अपनी बाहें बगल में गिराते हुए पूछा और अभी भी ऐसे दिख रही थी जैसे उसका वहां से हिलने का कोई इरादा नहीं था। ये जानता है कि इसका मालिक मर चुका है देवी जी, हैरी ने कहा। कुत्तों के पास इन सब बातों को समझने के लिए छठी इंद्रिय होती है। ये शोक मना रहा है। शोक? उसने उन्हें संदेह से देखा। एक कुत्ता? क्या बकवास है। अगर कोई आपके मालिक के हाथ और पैर काट दे तो आप क्या करेंगी मैडम? लेबी ने महिला की ओर देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मकान मालकिन के हटने के बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ऑटो की पतलून की जेबों से मिली चाबियों का गुच्छा निकाला। भौंकना गुर्राने में बदल गया था। ऑटो रख्तनागल के कुत्ते ने शायद अजनबियों के आने की आवाज सुन ली थी। दरवाजा खुलते ही बुल टेरियर हॉल में खड़ा था। उसके पैर हमला करने के लिए तैयार थे। लेबी और हैरी
निश्चल खड़े थे और अजीब से सफेद कुत्ते को संकेत दे रहे थे कि ये उसकी मर्जी पे है कि आगे क्या करना है। गुर्राना आधे अधूरे मन से भौंकने में बदल गया। फिर उसने विचार छोड़ दिया और बैठक में छिप गया। हैरी उसके पीछे गया। बैठक में बड़ी बड़ी खिड़कियों से दिन का उजाला आ रहा था, जो अत्यधिक रूप से सुसज्जित था। विशाल रंगीन कुशनों से ढका एक बड़ा लाल सोफा, दीवारों पर बड़ी सी पेंटिंग और एक नीची लेकिन चकाचक हरे कांच की मेज। कमरे के कोनों में 2 बोन चाइना के चीते थे। मेज पर एक लैंपशेड था जो वहां फब नहीं रहा था। कुत्ता अपनी नाक फर्श के बीच के एक गीले हिस्से में रख के बैठा था। उसके ऊपर पुरुषों के जूतों की एक जोड़ी हवा में लटक रही थी। मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी। हैरी ने जूते और मोजे के पीछे पैर ऊपर उठाया और जहां मोजे रुके और पतलून शुरू हुई, उसके बीच की काली त्वचा देखी। उसने अपनी निगाहें पतलून के ऊपर लटकते हुए विशाल हाथों की ओर जाने दी और अपनी आंखों को बलपूर्वक ऊपर की ओर सफेद कमीज की ओर जाने दिया। इसलिए नहीं कि उसने पहले किसी आदमी को लटकते हुए नहीं देखा था, बल्कि इसलिए कि उसने जूते पहचान लिए थे। सिर एक कंधे पर टिका हुआ था और एक बिजली की तार का सिरा, जिसके छोर पर सलेटी लाइट बल्ब था, उसकी छाती से लटक रहा था। केबल को छत में एक ठोस हुक के इर्द गिर्द बांध दिया गया था। शायद एक झूमर किसी समय उस हुक पर लटका हुआ था और एंड्रू की गर्दन पर 3 बार लिपटा हुआ था। उसका सिर लगभग छत को छू रहा था। 2 स्वप्निल धुंधली आंखें घूर रही थीं और उसके मुंह से एक नीली काली जीभ बाहर निकली हुई थी, मानो उसने मृत्यु पर एक विद्रोहपूर्ण जीभ चढ़ाई हो या जीवन पर। एक उल्टी कुर्सी फर्श पर पड़ी थी। सर्वनाश! हैरी धीमे से फुसफुसाया। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश! वह एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी ताकत जाती रही। लेबी ने प्रवेश किया और उसके मुंह से एक छोटी सी चीख निकल गई। एक चाकू ढूंढो, हैरी फुसफुसाया, और एम्बुलेंस के लिए फोन करो, या जो भी जिसके लिए आप आमतौर पर फोन करते हैं। जहां हैरी बैठा था वहां से दिन का उजाला एंड्रयू की पीठ के पीछे था और लहराता हुआ शरीर खिड़की के सामने एक विदेशी काले रंग की परछाई थी। हैरी ने अपने भगवान से प्रार्थना की कि इससे पहले कि वह फिर अपने पैरों पर खड़ा हो, तार के अंत में किसी दूसरे आदमी से बदल दो। उसने वादा किया कि वह इस चमत्कार के बारे में किसी से एक शब्द भी न कहेगा। अगर चाहो तो वह प्रार्थना भी करेगा। उसने दालान में कदमों की आवाज सुनी और लेबी रसोई से चिल्ला रहा था, बाहर निकलो मोटी भैंस! हैरी को अपनी मां को दफनाने के बाद 5 दिनों तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि उसे कुछ महसूस होना चाहिए था। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ जब वह सोफे पर तकियों के बीच धंस गया और उसकी आंखें भर आईं और सिसकियां उसके गले तक पहुंच गईं। ऐसा नहीं है कि वह कभी रोया नहीं था। जब वह बॉडीफॉस बैरक के कमरे में अकेला बैठा हुआ क्रिस्टीन का पत्र पढ़ रहा था, तो उसे अपने गले में एक गांठ महसूस हुई थी। पत्र में लिखा था कि पूरे जीवन में मेरे साथ हुई ये सबसे अच्छी बात है। संदर्भ से ये स्पष्ट नहीं था कि उसका मतलब उसे छोड़ने से है या उस अंग्रेजी संगीतकार से मिलने से है जिसके साथ वह यात्रा करेगी। वह केवल ये जानता था कि ये उसके पूरे जीवन में घटी सबसे बुरी चीजों में से एक थी। फिर भी सिसकियां वहीं गले तक कहीं आके रुक गई थीं, जैसे मतली और लगभग कै की तरह। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ऊपर देखा। एंड्रू किसी से बदल नहीं दिया गया था। हैरी कुर्सी खींचने के लिए जब खड़े होने की कोशिश करने लगा ताकि उसके पास कुछ हो जिस पे वो चढ़ सके, जब एंड्रू को तार काट के उतारा जाए तो उसने देखा कि उससे हिला नहीं जा रहा।
वह तब तक बिना हिले पड़ा रहा जब तक लेबी चाकू लेकर अंदर नहीं आया। जब लेबी ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया तो हैरी को एहसास हुआ कि गर्म गर्म आंसू उसके गालों से बह रहे थे। हे भगवान, क्या बस इतना ही? हैरी ने हैरानी से सोचा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने तार को काट दिया और एंड्रू को फर्श पर लिटा दिया और उसकी जेबों की तलाशी ली। वहां चाबियों के 2 गुच्छे थे, एक बड़ा और एक छोटा, साथ ही एक अकेली चाबी जिसकी तुरंत ही लेबी ने सामने वाले दरवाजे के ताले में फिट होने की पुष्टि की। बाहरी हिंसा का कोई संकेत नहीं है, लेबी ने त्वरित निरीक्षण के बाद कहा। हैरी ने एंड्रू की शर्ट के बटन खोल दिए। उसने अपने सीने पर मगरमच्छ का टैटू बनवाया हुआ था। हैरी ने एंड्रू के पतलून के पैरों को भी खींचा और जांच की। कुछ नहीं, उसने कहा, कुछ भी नहीं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं, लेबी ने कहा। हैरी को फिर से आंसू उमड़ते महसूस हुए और उसने बमुश्किल अपने कंधे उचकाए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।